हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है उत्कर्ष और दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है 10 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि जब आप सोलर सिस्टम अपना इंस्टॉल करा रहे हो वो 10 चीज़ें आपको अपने ध्यान के अंदर ज़रूर रखनी है कि जो इंस्टॉलर है वो इन 10 चीज़ों पे अच्छी तरीके से ध्यान दे, आप भी ध्यान दो और उसी प्रोसेस से आप उस सिस्टम को इंस्टॉल कराओ। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं दोस्तों सबसे पहले पॉइंट से, जो कि होने वाला है दोस्तों डायरेक्शन। जब आप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो रहती है डायरेक्शन, कि आप किस डायरेक्शन में अपने सिस्टम को इंस्टॉल करा रहे हो। तो सबसे जो दोस्तों इसका जो डाउनवर्ड स्लोप होता है, यानी कि सोलर पैनल आपने देखा होगा इस तरीके से लगते हैं, एक होती है टॉप पोजीशन, एक होती है लोअर पोजीशन। तो जो लोअर पोजीशन होती है दोस्तों वो टूवर्ड्स साउथ रहनी चाहिए और उसके अंदर 15 डिग्री का टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट साउथ डायरेक्शन से एजीमथ एंगल चल सकता है। मतलब कि अगर सपोज कीजिए साउथ इस डायरेक्शन में है तो 15 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि इधर की साइड पे और 15 डिग्री इधर की साइड पे मैं स्लोप के अंदर सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकता हूं। एंड दोस्तों डायरेक्शन के साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि कोई अगर मीन्स जहाँ पे हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, सोलर पैनल हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो कोई आपका स्ट्रक्चर जो कि यानी कि एक लिफ्ट रूम हो गया या आपका कोई मंटी हो गई, वो कोई शेडो तो क्रिएट नहीं करेगी उस सोलर सिस्टम पे। अगर शेडो क्रिएट करेगी तो उसका एनालिसिस भी आपका इंस्टॉलर आपको करके देगा, जिससे कि वो एक एप्रोप्रिएट गैप छोड़ पाए आपके सोलर पैनल्स और जो आपका शेडो क्रिएट करेगा उस वाले एरिया से, जिससे ईस्ट टू वेस्ट जब भी सन जाता है उसमें कोई भी शेडो एक भी पैनल पे ना पड़े। तो ये सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों जो हमारे को अपने ध्यान में ज़रूर रखना है कि कोई भी इंस्टॉलर आ रहा है अगर वो कहता है नहीं जी नॉर्थ साइड की तरफ हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे, उधर स्लोप रहेगा जिससे कि उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो सके, तो ये चीज़ आपको अपने ध्यान में ज़रूर रखनी है। मूविंग टू पॉइंट नंबर 2। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं सेकंड पॉइंट पे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने डायरेक्शन तो अपनी कर लिया, पहला पॉइंट हो गया क्लियर। अब सेकंड पॉइंट पे जब हम आते हैं दोस्तों तो वो आता है स्ट्रक्चर, जहाँ पे हमारे को इसको इंस्टॉल करना है। तो स्ट्रक्चर भी दोस्तों बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा और ड्यूरेबल स्ट्रक्चर आपका रहता है दोस्तों सी चैनल स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो ये एक सी चैनल स्ट्रक्चर है, बहुत ही मजबूत है। अब इसमें हमारे को क्या नोटिस करना है कि इंस्टॉलर क्या चीज़ लगा रहा है, तो दोस्तों वो आप नोटिस कर सकते हो कि इसकी जो ये शीट है इसकी थिकनेस कितनी है। अगर ये 3 mm है दोस्तों तो वो सफिशिएंट है अगर आप हाई राइज स्ट्रक्चर लगा रहे हैं तो 3 mm ये रहता है दोस्तों। और इसका जो आपका विड्थ रहता है ये 85 mm बाय 40 mm का आता है दोस्तों। तो 4 सेंटीमीटर मतलब कि ये चौड़ा होगा और 80-85 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होने वाली है दोस्तों। तो ये इसकी डायमेंशन रहती है सी चैनल की। तो ये होती हैं दोस्तों लेग्स, ये होते हैं दोस्तों राफ्टर, जो कि आप देख सकते हो जो ऐसे स्लांट में लगते हैं ना, एक यानी कि टॉप लेग और जो लोअर लेग है इन दोनों को कनेक्ट जो करता है उसे कहते हैं राफ्टर। ये भी सी चैनल का ही होना चाहिए दोस्तों और सेम डायमेंशन इसकी ये वाले चैनल की ही रहेगी, अब जो मैंने आपको इस वाले चैनल की बताई थी। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है दोस्तों सोलर स्ट्रक्चर में वो आती है पर्लिन। तो इन्हें कहते हैं दोस्तों पर्लिन। ये आपका सी चैनल में इस टाइप में नहीं होते, ये स्ट्रट चैनल के अंदर होते हैं, आप देख सकते हो ये इस टाइप के चैनल के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं। और इसकी जो थिकनेस हो सकती है दोस्तों वो 2 mm भी आपकी बहुत अच्छी तरीके से चलती है। एंड दोस्तों जो ये हमने लेग्स की बात कर ली, राफ्टर की बात कर ली और पर्लिन की बात कर ली, उसके बाद जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है स्ट्रक्चर में वो आती है ये ब्रेसिंग। ये ब्रेसिंग ये रोल प्ले करती है दोस्तों कि अगर विंड डायरेक्शन इस तरफ की है और सोलर प्लेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये आपकी जो ब्रेसिंग है ये उसको आपके स्ट्रक्चर को पूरा स्टैग्नेंट रखेगी, मतलब कि इसमें मूवमेंट नहीं होगी और इससे इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है स्ट्रक्चर की। और दोस्तों ध्यान रहे कि अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को कोई वेल्डिंग करके लगा रहा है तो वेल्डिंग इतनी रिकमेंडेड नहीं रहती है अगर हाई राइज स्ट्रक्चर आप लगा रहे हो, क्योंकि उसमें हल्की हल्की मूवमेंट रहती है और उस मूवमेंट के कारण जो आपका जॉइंट होता है ना उसका एक फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है। अभी नहीं आएगा, 3 साल में नहीं आएगा, 4 साल में नहीं आएगा, लेकिन 5 साल 6 साल 7 साल में आ सकता है। तो रिकमेंडेड क्या रहता है कि आपका ऐसा स्क्रू और बोल्ट वाला ही आपका जॉइंट हो जहाँ पे आप मेंटेनेंस के अंदर 1 साल 1.5 साल में इन सारे स्क्रूज़ को और नट बोल्ट्स को आप टाइट करवा पाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है दोस्तों स्ट्रक्चर के अंदर। नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है
आपके सोलर स्ट्रक्चर का बेस कि वो कैसे आपके इंस्टॉलर ने डेवलप किया है। कई इंस्टॉलर क्या करते हैं दोस्तों, ये स्ट्रक्चर होता है, इसके नीचे बेस प्लेट होती है, वो लेंटर पे ही यूँ रख के यूँ छेद कर देते हैं और उसके अंदर फास्टनर लगा देते हैं। ये गलत तरीका है दोस्तों, क्योंकि ये अगर आपका लेंटर वाली छत है तो यहाँ पे लगी होती हैं टाइलें, टाइलों के नीचे होती है मिट्टी, मिट्टी के नीचे आपकी वो प्लास्टिक की या विनाइल की शीट होती है, उसके बाद आता है लेंटर, वहाँ तक आपका फास्टनर पहुँच ही नहीं पाता। तो करेक्ट प्रोसेस है दोस्तों कि जहाँ पे आपका लेग का पोजीशनिंग आ रही है वहाँ से उस टाइल को हम करते हैं कट 1 बाय 1 फुट की, और सारी मिट्टी वगैरह पन्नी हटाते हैं और उसमें लगाते हैं बेस प्लेट के निशान, और वहाँ पे फिर लेंटर में छेद करके फिर उसके बाद लगते हैं फास्टनर। और फिर ये जो 1 फुट बाय 1 फुट की आपका ये जो है ना सरफेस, इससे ऊपर फाउंडेशन भी जो बनती है वो बनती है पूरी आपकी जीरा रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट, इन तीनों के मिक्सचर से, जो आपकी एकदम प्योर लेंटर का मिक्सचर होता है ना, उससे ही ये फाउंडेशन बनती है। लेंटर के जो हमने इस टाइल के नीचे भी गड्ढा करा वो भी उससे भरा जाता है, और ये ऊपर जो टॉप होता है ये भी उसी लेंटर वाले मिक्सचर से ही भरा जाता है कास्टिंग के अंदर। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखने वाली चीज़ होती है दोस्तों, क्योंकि ये ही एक फाउंडेशन है जो आपके पूरे सिस्टम को बरकरार रखेगी फॉर 25 ईयर्स। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है दोस्तों कि अगर आपका स्ट्रक्चर लग गया, फाउंडेशन बन गई, सोलर पैनल इंस्टॉल हो गए जो कि क्लिपिंग मैकेनिज्म के थ्रू इंस्टॉल होंगे आपके ये इंस्ट्रक्ट चैनल से, उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों वायरिंग पे। तो वायरिंग के अंदर कई इंस्टॉलर क्या करते हैं, सोलर पैनल से जो आपकी आउटपुट निकली वो आपके इन्वर्टर तक लेके जाने के लिए वायर तो चाहिए होगी, तो वहाँ पे आती हैं दोस्तों 2 वायर। एक होती है एसी वायर जो मार्केट में आपने देखी होगी, एसी में यानी कि आपकी मोटी मोटी बहुत ज़्यादा आपकी वायर्स होती हैं और वो एक कॉन्ड्यूट के अंदर पूरी सील होती हैं, और एक होती है डीसी वायर, वो होती है दोस्तों मल्टी स्ट्रेंथ वायर, बहुत पतली पतली वायर होती हैं लेकिन वो बहुत मल्टीपल में होती हैं, 96 वायर्स होती हैं, कईयों में 74 वायर्स होती हैं। तो और वो टिंड कॉपर में आती हैं दोस्तों, तो वो होती है आपकी डीसी वायर। तो डीसी वायर 2 में आती है, एक तो जैसा कॉपर का रंग होता है वैसे में आती है, और एक टिंड कॉपर में आती है। टिंड कॉपर की कंडक्टिविटी और अच्छी होती है, अगर आपको और एफिशिएंसी चाहिए कि वहाँ तक जहाँ इन्वर्टर लगा हुआ है वहाँ तक लॉसेस ना हो, तो आप टिंड कॉपर की अपने इंस्टॉलर से कह के बात कर सकते हो कि वो इंस्टॉल करे। तो आप देख सकते हो जैसे ही ये वाली जो वायर है सोलर पैनल से निकली, ये जाती है, हमने यहाँ पे देख रहे हो आप, ये एक पाइप दिया हुआ है इंसुलेशन के लिए, तो इसके अंदर वो सारे कनेक्शंस हैं दोस्तों जहाँ से डीसी वायर इससे कनेक्ट हुई और वो पूरा इंसुलेशन में आपके वहाँ तक गई हुई है इन्वर्टर तक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो ओपनली वायर को ना ले जाए डीसी वायर को, क्योंकि बाय चांस अगर कोई बंदर खा जाए, कोई कुछ खा जाए, तो वो आपके स्ट्रक्चर से टच होके ना अर्थ लीकेज कर सकती है, तो आपका सिस्टम एफिशिएंसी डाउन कर सकता है, क्योंकि इतनी इलेक्ट्रिसिटी जो इन्वर्टर में जानी चाहिए उसकी बजाय वो अर्थ में जा रही है। तो जो भी डीसी वायर हो वो कॉन्ड्यूट में ज़रूर हो, एक पाइप के अंदर, प्लास्टिक के पाइप में, जिससे कि उसको इंसुलेशन मिल सके। एंड दोस्तों डीसी केबल आती है 2 साइजेस के अंदर, एक आती है 4 स्क्वायर mm और एक आती है 6 स्क्वायर mm। अगर आपका प्रोजेक्ट 3 किलोवाट 5 किलोवाट तक का है तो आप इजीली 4 स्क्वायर mm वायर यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपका जो प्लांट है वो अबव 10 किलोवाट 15 किलोवाट या जितना भी है तो उसमें 6 स्क्वायर mm रिकमेंडेड रहता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं अपने 5th पॉइंट पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो होने वाला है दोस्तों अर्थिंग का, कि अगर आप सिस्टम इंस्टॉल करा रहे हो तो अर्थिंग किस टाइप से करनी चाहिए। तो कई इंस्टॉलर क्या करते हैं 1 mm की तार भी लगा देते हैं, कहते हैं जी इससे भी अर्थिंग हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप बड़ा प्लांट लगा रहे हो या अगर आप 5 किलोवाट तक का भी प्लांट लगा रहे हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों कि आप अर्थिंग किस मटेरियल से करा रहे हैं। सबसे अच्छा मटेरियल और ड्यूरेबल जो रहता है दोस्तों वो रहता है 25 mm बाय 3 mm की जो GI की पत्ती होती हैं, उससे अगर आप अपनी अर्थिंग कराएं, क्योंकि वो उसमें कोई टूटने का भी खतरा नहीं रहता। वो एक बार अगर आपके सिस्टम से आगे वेल्डिंग हो गई तो वो हो गई, वो कहीं पे भी नहीं जाएगी फॉर लाइफ टाइम जब तक आपका सिस्टम रहने वाला है। लेकिन अगर क्या होता है दोस्तों, कईयों के शाफ्ट नहीं होती और कईयों क्या वो पत्ती लग के निकलने की जगह नहीं होती, तो कई इंस्टॉलर ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप कॉपर की वायर से भी अर्थिंग कर सकते हो। जैसे कि आप जानते हो कि एक नॉर्मल सिस्टम में हमारे को 3 अर्थिंग तो रिकमेंडेड होती ही हैं। जैसे कि अगर हम 3 या 5 किलोवाट का भी सिस्टम लेते हैं तो उसमें भी हम 3 अर्थिंग रिकमेंड करते हैं। एक अर्थिंग होती है दोस्तों एसी और डीसी सिस्टम के लिए, मतलब कि जहाँ पे आपकी एसी एसपीडी और डीसी एसपीडी लगेगी वहाँ के लिए एक अर्थिंग होती है दोस्तों। एक जो दूसरी अर्थिंग होती है वो होती है आपके पूरे स्ट्रक्चर के लिए। जैसे कि ये सोलर स्ट्रक्चर है आपका, तो इससे आप इसके अंदर करंट कहीं पे भी अगर आ रहा हो, कहीं से डीसी वोल्टेज लीकेज हो रही हो,
तो स्ट्रक्चर की इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है कि आप इसकी अर्थिंग करें, तो वो दूसरी अर्थिंग इसके लिए हो जाती है। और तीसरी अर्थिंग जो होती है दोस्तों वो होती है लाइटनिंग अरेस्टर के लिए, कि बाय चांस अगर बिजली आपके बिल्डिंग पे गिरती है तो वो आपके सिस्टम पे ना गिरे, वो लाइटनिंग अरेस्टर ले ले और उससे बाईपास होके वो अर्थ में चली जाए। तो इसके लिए 3 अर्थिंग तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं दोस्तों। अब बात आ जाती है कि अगर आप कॉपर वायर से अर्थिंग कर रहे हो तो वो कितने स्क्वायर mm की होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप AC और AC/DC और अगर आप स्ट्रक्चर की अर्थिंग कर रहे हो तो वो 6 स्क्वायर mm की कॉपर वायर रिकमेंडेड होती है कि इतनी तो लगानी है। और LA, अगर आप LA के लिए वायर देख रहे हो तो दोस्तों वो 16 स्क्वायर mm की रिकमेंडेड होती है। 16 स्क्वायर mm की वायर आपको डायरेक्टली लाइटनिंग अरेस्टर से नीचे अर्थिंग रॉड जो लगी हुई है वहाँ तक आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी। ये थोड़ा एक्सपेंसिव तो पड़ता है, लेकिन अगर आप पे स्पेस की कमी है तो यही एक ऑप्शन है अर्थिंग के लिए। तो दोस्तों अब जो 6 पॉइंट है ये भी अर्थिंग से रिलेटेड ही है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इंस्टॉलर प्रॉपर अर्थिंग कर रहा है, मतलब कि जितनी होनी चाहिए हमारे सिस्टम के लिए उतनी प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। तो वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अगर आपका सिस्टम 3 किलोवाट का है, 5 किलोवाट का है, तो इसके अंदर 3 अर्थिंग सफिशिएंट है। और कई इंस्टॉलर 10 किलोवाट तक भी 3 अर्थिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 3 अर्थिंग कम रहती है, 3 अर्थिंग बहुत होती है 10 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आपका सिस्टम शिफ्ट करता है 15 किलोवाट या 20 किलोवाट के लिए, तो उसमें ध्यान दीजिए कि उसमें अर्थिंग आपकी 4 होनी चाहिए। 4 अर्थिंग इसके लिए होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि AC और DC की फिर सेपरेट अर्थिंग भी हो जाती हैं उसके अंदर, क्योंकि अगर हायर वोल्टेज सिस्टम होता है तो। लेकिन अगर आपका दोस्तों सिस्टम क्रॉस कर रहा है 25 किलोवाट से भी अबव, तो उसमें 4 अर्थिंग तो आपकी सेपरेट रहेंगी। फिर आपकी जो 3 अर्थिंग और होंगी वो होंगी दोस्तों ESC टाइप LA के लिए। लाइटनिंग अरेस्टर होता है दोस्तों ESC टाइप, वो अपने अंदर चार्ज बिल्डअप करता है जिससे कि वो आपके सिस्टम पे चार्ज को गिरने ही नहीं देता। मतलब कि कोई बिजली कड़क रही है, अगर वो गिर रही है नीचे, आपके सिस्टम पे वो नहीं गिरने देगा, उसका अपोजिट चार्ज वो अपने अंदर ही जनरेट कर लेता है। तो उसके लिए 3 सेपरेट केमिकल अर्थिंग उस ESC टाइप LA के लिए ही होती हैं, और वो बहुत एक्सपेंसिव भी आता है। और उसकी रेंज होती है दोस्तों 80 मीटर तक भी होती है, 100 मीटर तक भी होती है, 150 मीटर तक भी होती है, डिपेंडिंग कि आप कितना बड़ा सिस्टम लगा रहे हैं। अगर 25 से अब वो क्रॉस कर रहा है तो आपको ESC टाइप LA मैंडेटरी है, वो आपको इंस्टॉल करना ही करना होगा। तो 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है दोस्तों लाइटनिंग अरेस्टर को लेके, कि अगर आपका इंस्टॉलर लाइटनिंग अरेस्टर को इंस्टॉल कर रहा है तो ध्यान रखिएगा कि वो डायरेक्टली लेंटर पे लगा के उसमें फास्टनर ना गाड़े, क्योंकि लाइटनिंग अरेस्टर और आपके लेंटर के बीच में होनी चाहिए इंसुलेशन। अगर वो ऐसा लेंटर से जोड़ता है तो अगर कोई भी बाय चांस लाइटनिंग होती है, अगर लाइट गिरती है, कोई सर जाता है आपके उस लाइटनिंग अरेस्टर पे गिरता है, तो वो अर्थिंग में तो करंट देगा ही देगा, लेकिन आपकी जो बिल्डिंग के अंदर लेंटर से वो कनेक्टेड है तो आपके पूरे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में करंट आ सकता है। इसके लिए तो दोस्तों अर्थिंग कराई जाती है, लेकिन वो फिर सारा मकसद अगर वो लेंटर से ही जोड़ देगा तो वो फेल हो जाता है। तो जो अगर आपका लाइटनिंग अरेस्टर है उसके बीच में एक ब्लॉक आता है दोस्तों, वो इंसुलेशन के लिए यूज़ होता है। उसकी इमेज मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, आप देख सकते हो। तो ऐसे जॉइंटर को लगा के ही फिर आपका लाइटनिंग अरेस्टर का इंस्टॉलेशन होता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों 8वां इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होने वाला है वो होने वाला है आपका AC साइड को लेके। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपका इंस्टॉलर AC/DB और DC/DB तो इंस्टॉल करेगा, क्योंकि वो एज पर नॉर्म्स तो इंस्टॉल करेगा। तो ये हो जाती है हमारी DC/DB और ये हो जाती है AC/DB। तो DC/DB में तो दोस्तों DC/DB में जो कंपोनेंट्स आते हैं वो आते हैं MCB, फ्यूजेस और आपका SPD सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस। तो सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस दोस्तों सबसे 2 कंपनी की सबसे अच्छी होती है, एक होती है मर्सन की और सेकंड होती है फिनिक्स कॉन्टैक्ट की। और जो MCB और फ्यूजेस होते हैं वो भी आपके दोस्तों मर्सन के आते हैं, और MCB सबसे अच्छी रहती है दोस्तों DC MCB में, वो रहती है स्नाइडर की। तो ये आप जो कंपोनेंट्स हैं ये आप अपने इंस्टॉलर को बता सकते हो कि यही वो इंस्टॉल करे। तो आप देख सकते हो स्नाइडर की MCB है, एक फ्यूज़ है मर्सन का, और मर्सन का ही SPD है जो हमारे यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो हमने उसी स्पेसिफिकेशन से इसको इंस्टॉल किया है। कई इंस्टॉलर दोस्तों ये रिकमेंड करते हैं कि आप MCB ना लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ वर्क करना है तो आप इस MCB को डाउन करके, हर एक स्ट्रिंग में एक इंडिविजुअल वो MCB होगी दोस्तों, अगर DC MCB, तो आप उसको डाउन करके कुछ अगर इलेक्ट्रिकल वर्क है वो आप करवा सकते हो। तो ये रिकमेंडेड है, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली फ्यूज़ में कनेक्ट हो गई तो अगर बाई चांस आपको काम करवाना पड़ेगा तो आपको इलेक्ट्रीशियन से बुला के वो सारी चीज़ें निकलवानी पड़ेंगी, मतलब ये वायर निकलवानी पड़ेगी फ्यूज़ से।
तो ये आपको आगे प्रॉब्लम दे सकता है। तो इससे बढ़िया है कि आप DC MCB अपने सिस्टम में इंस्टॉल करा ही लीजिएगा। एंड दोस्तों AC साइड पे भी आप देख सकते हो फिनिक्स कॉन्टैक्ट की यहाँ पे SPD लगी हुई है और स्नाइडर की AC MCB लगी हुई है। AC MCB दोस्तों हमने इतनी कंपनी को मीन्स एम्फेसाइज इसके लिए करा है क्योंकि इनका जो यानी कि ब्रेकेज टाइम है ना वो बहुत ही 0.06 नैनो सेकेंड है। और अगर आपको यहाँ पे लोकल लगा लोगे तो उनका कोई भरोसा नहीं है और इनके सारे सर्टिफिकेशंस रहते हैं गवर्नमेंट के पास भी और सारे सर्टिफिकेशंस आपके पास भी रहते हैं, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों नौवां इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहता है वो रहता है आपका AC साइड की साइजिंग। कॉपर वायर लगा रहे हैं तो उसकी क्या साइजिंग रहेगी, एल्यूमिनियम वायर लगा रहे हैं तो उसकी क्या साइजिंग रहेगी। तो दोस्तों जो साइज होता है ना, जो हमारे को पावर इवैक्यूएशन के लिए निकालना होता है केबल का, वो निकलता है कि इसका जो एंड पॉइंट है यानी कि जहाँ पे हमारा मीटर इंस्टॉल होगा वहां तक हमारी कितनी केबल लग जाएगी। तो अगर अंडर 20 मीटर रहती है तो उसका साइज अलग रहता है, अगर 20 मीटर से ज्यादा रहती है तो उसका साइज और बढ़ जाता है। और रिकमेंडेड यही रहता है कि अगर आपका छोटा सिस्टम है 5 किलोवाट 10 किलोवाट तक का तो उसमें आप कॉपर वायर ही इंस्टॉल कराइए, एल्यूमिनियम नहीं कराइए। लेकिन अगर आपका बड़ा प्लांट है 70, 80, 100 किलोवाट तक का तो उसमें रिकमेंडेड रहता है कि आप एल्यूमिनियम पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो जैसे कि ये वाला सिस्टम है दोस्तों, तो इसके अंदर जो ये AC केबल है ये है 6 स्क्वायर mm 2 कोर की और ये कॉपर के अंदर है पॉलीकैप की। तो ये सबसे अच्छी केबल रहती है दोस्तों, ये आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने 5 किलोवाट के सिस्टम में। अगर वहीं बात करें अगर हम 3 किलोवाट के सिस्टम की, तो उसका जो साइज हो जाता है दोस्तों कॉपर वायर का वो हो जाता है 4 स्क्वायर mm 2 कोर के अंदर। और ये वाला कॉपर का ही साइज मैंने दोस्तों आपको बताया, इसमें एल्यूमिनियम का नहीं है। एल्यूमिनियम का अलग से कैलकुलेशन से वो आपका इंस्टॉलर आपको बता सकता है और आप भी उससे डिस्कस कर सकते हो। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी DC साइड से आपकी केबल आ रही है उस पे स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड हो कि ये कौन सी स्ट्रिंग है, इसमें पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, कि बाय चांस इन फ्यूचर अगर आप यहाँ पे कुछ रिपेयर करते हो या कोई इलेक्ट्रिशियन रिपेयर करता है, कोई और इंस्टॉलर यहाँ पे आके रिपेयर करता है, तो उसको यहाँ पे एकदम क्लियर हो कि ये वाली जो वायर है ये पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव है और ये इस वाली स्ट्रिंग की है। तो ऐसे ही यहाँ पे FP1S यानी कि इसके अंदर जो ये है फर्स्ट पॉजिटिव फर्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि ये इसका फर्स्ट पॉजिटिव फर्स्ट स्ट्रिंग है, ऐसे ही इसका सेकंड नेगेटिव सेकंड स्ट्रिंग है। तो ये ऐसी लेबलिंग होती है दोस्तों, ये हर एक इंस्टॉलर की अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पे इंस्टॉल होती है। तो दोस्तों 10th पॉइंट होने वाला है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि हमने सारा चीज़ तो बता दी लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है सोलर पैनल और सेकंड है इन्वर्टर, ये कौन सी कंपनी के लगाएं। अगर इंस्टॉलर कोई भी XYZ कंपनी के लगा रहा है तो हम कैसे डिसाइड करें कि ये ही एकदम अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सोलर पैनल के लिए गवर्नमेंट ने निकाली है ALMM लिस्ट, तो उसमें पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर ही हैं जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आप उस लिस्ट में से कोई भी कंपनी का जो भी आपके स्पेसिफिकेशन या सिस्टम के हिसाब से जितने भी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो वाला मॉड्यूल्स परचेज कर सकते हैं। वो ALMM लिस्ट का दोस्तों जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से अपने सोलर पैनल की लिस्ट निकाल सकते हैं। अगर कोई इंस्टॉलर उस कंपनी के ही कोई सोलर पैनल निकाल रहा है, मतलब कि वो कंपनी उस लिस्ट में मेंशन्ड है और उसका जो वो सोलर पैनल लगा रहा है वो मॉडल भी मेंशन्ड है, तो आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो एकदम जेन्युइन सोलर पैनल लगा रहा है। सेकेंड चीज़ दोस्तों जो आती है वो आती है इन्वर्टर पे, क्योंकि वही है एक ऐसा इक्विपमेंट जो सारी बिजली लेगा और उसको प्रोड्यूस करके आपके नेट मीटर सोलर मीटर में डालेगा। तो दोस्तों उसमें जो सबसे अच्छी कंपनी यानी कि हमारा खुद का एक्सपीरियंस है जहां हम इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट कंपनीज जो आती हैं दोस्तों वो आती हैं डेल्टा आती है, सोलर एज आती है दोस्तों और ग्रो वॉट भी आती है। ये तीनों दोस्तों जो भी मैंने आपको इन्वर्टर बताए ये हैं बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, कि अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट हो 20 किलोवाट 25 किलोवाट 40 किलोवाट 100 किलोवाट तो आप इनमें से ये वाले इन्वर्टर यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर बात आ जाती है दोस्तों छोटे प्रोजेक्ट्स की 3 किलोवाट की 5 किलोवाट की, तो उसके अंदर दोस्तों हम डेल्टा भी लगा सकते हैं, लेकिन डेल्टा थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन ग्रो वॉट भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है फील्ड के अंदर, तो आप ग्रो वॉट भी लगवा सकते हैं अगर छोटे प्रोजेक्ट हो 3 किलोवाट 5 किलोवाट तक। और 10 किलोवाट से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो डेल्टा
रिकमेंडेड है। और अगर आप 25 किलोवाट से ऊपर जा रहे हो 40 किलोवाट तक तो सोलर एज रिकमेंडेड है। इसके बगैर आप कोई भी मतलब कि कोई और इन्वर्टर पे नहीं जाइए। ये हमारा खुद ट्रायल एंड टेस्टेड है और कोई भी इसमें प्रमोशन नहीं है दोस्तों, ये हमारा खुद ट्रायल टेस्टेड है, इसकी वजह से मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये थे दोस्तों आज के जो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मेरे को आपको बताने थे, जिससे कि आप किसी गलत दिशा में ना भटको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, लाइक भी करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि हम देते रहेंगे आपको अपडेट सोलर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।